हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़, और स्वागत है आपका माय रिविजन्स में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिकैप करेंगे जो हमने पीछे किया है, ताकि जो नए हैं उनको थोड़ा पता चल जाए कि टॉपिक है क्या और कैसे चल रहा है। तो बेसिकली मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दे दूँगा, आप उस पर पढ़ सकते हैं पीछे। अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसमें तो लिंक्स पढ़ें पे जाके आप चेक करें और उसको पढ़ें, फिर देन आप इस टॉपिक को अच्छे से कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं। हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, हमने इसमें लीगल पर्सन के बारे में पढ़ा था। लीगल पर्सनस में क्या होता है कि हु इज़ अ लीगल पर्सन, उसकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स, और लीगल पर्सन में कॉर्पोरेट सोल और कॉर्पोरेट एग्रीगेट में पढ़ा था डिफरेंस हमने। और उसके बाद थ्योरीज़ पढ़ी थी लीगल पर्सनालिटी पे, फिक्शन थ्योरी, कंसेशन थ्योरी, और पर्पस थ्योरी है, ब्रैकेट थ्योरी है, रियलिस्टिक थ्योरी है, ये सब पे हमने स्टडी किया था। और उसके बाद हमने पढ़ा था लाइबिलिटीज़ ऑफ लीगल पर्सन। तो लाइबिलिटी ऑफ लीगल पर्सनस में हमने ये देखा था कि लाइबिलिटीज़ कहाँ कहाँ अराइज होती है। कोर्ट में हो सकती है लाइबिलिटी, इन द एक्ट ऑफ क्राइम, इन द एक्ट ऑफ टॉर्ट और क्रिमिनल। ये 3 केसेस में हमने लाइबिलिटी पढ़ी थी। और फिर हम आए थे इस पे प्रिंसिपल ऑफ द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो ये हमारे पिछले टॉपिक्स थे, आप इनको देख सकते हैं एक बार। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो इसमें मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस, एलिमेंट्स ऑफ लीगल राइट, थ्योरीज ऑफ लीगल राइट्स, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे लीगल राइट्स को, और उसकी ड्यूटी। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक ओवरव्यू ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पता चल जाए कि उसमें आपने पढ़ना क्या है और क्या पढ़ने जा रहे हैं आप। तो हमारा बेसिकली स्टार्ट करेंगे राइट्स से, क्योंकि हम लीगल राइट्स की बात कर रहे हैं। तो लीगल राइट्स होते क्या हैं? तो राइट्स में क्या है, मैं आपको एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने अंडरलाइन किया उसको आप ज़रूर फोकस कीजिए उस पर। और कभी भी कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, कोई डेफिनेशन या फिर किसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके कुछ कंटेंट्स को हमेशा याद कीजिए, ताकि वो आपको हमेशा याद रखने के में काम आए। तो कुछ छोटे छोटे कंटेंट्स होते हैं जो हमें हमेशा उस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझाते हैं। तो चलिए देखते हैं। राइट्स कैन क्लेम बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप बाय देयर डेवलपमेंट इन सोसाइटी। राइट्स एग्जिस्ट इन सोसाइटी विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एंड सोसाइटी, और राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट्स। तो बोला क्या गया है कि राइट्स किसके हो सकते हैं? राइट्स इंडिविजुअल्स के हो सकते हैं, राइट्स ग्रुप ऑफ पीपल के हो सकते हैं, और इसको सोसाइटी के लिए डेवलप किया जाता है। राइट्स एग्जिस्ट इन सोसाइटी क्योंकि वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, विच आर रिकॉग्नाइज, और इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है लॉ की तरफ से, और उसको प्रोटेक्ट भी लॉ ही करता है। तो बेसिकली राइट्स अराइज कहाँ से होते हैं? देखिए, अब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं तो उस सोसाइटी की कुछ विल्स होती हैं, कुछ इंटरेस्ट होते हैं। तो हर एक इंटरेस्ट को हम फॉलो नहीं कर सकते, हर एक चीज़ को हम नहीं कर सकते। तो हम ऑब्जेक्टिव टर्म लेते हैं बाकायदा सब्जेक्टिव होने के। तो हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में, और सोसाइटी में उस हर तरफ से उस चीज़ का अप्रूवल होता है। तो सोसाइटी उसको अप्रूव करती है, सोसाइटी उसको अप्रूव करती है, तो वो लॉ में रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। रिकॉग्निशन होने के बाद उसको राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये एक बेसिक राइट का मतलब है कि राइट अराइज कैसे होता है और राइट होता क्या है। तो आपने समझ लिया होगा। और राइट्स क्या होते हैं? राइट्स आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ ड्यूटी। और राइट्स क्या है कि इनका एक रिलेशन है ड्यूटी के साथ। वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ ड्यूटी। हर एक राइट के अगेंस्ट एक ड्यूटी खड़ी हो जाती है। अगर हमारा हक है कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो हमारा ये भी हक है कि हम दूसरे को ये चीज़ लेने से ना रोकें। तो ये एक राइट और ड्यूटी की डेफिनेशन हो सकती है। राइट क्या होता है? राइट चेंजेस विद द पासेज ऑफ टाइम। और राइट क्या होते हैं? चेंज होते हैं टाइम के हिसाब से। तो टाइम कैसे राइट कैसे चेंज होता है? टाइम के हिसाब से। और टाइम कैसे चेंज होता है? सोसाइटी उसको चेंज करती है। सोसाइटी की साइकोलॉजी, सोसाइटी की टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। उन कंडीशंस के ऊपर हमारी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। थॉट प्रोसेस चेंज होने की वजह से हमारे
ओपिनियंस चेंज हो जाती हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स बदल जाती हैं, ऑन दैट बेसिस राइट डिसाइड होते हैं। तो ये एक राइट की डेफिनेशन है। आगे चलिए, आगे हैं डेफिनेशन ऑफ लीगल राइट। अब डिफरेंट ज्यूरिस्ट हैं, दे हैव देयर ऑन ओपिनियंस। हॉलैंड ने क्या कहा है कि राइट इज़ द कैपेसिटी रिजाइडिंग इन वन मैन ऑफ कंट्रोलिंग विद द असेंट एंड असिस्टेंस ऑफ द स्टेट द एक्शन ऑफ अदर्स। इसमें क्या होता है कि राइट क्या है कि हर एक ह्यूमन बीइंग में रिजाइड करता है और उस कैपेसिटी होती है उसको उसकी रिजाइड करने की, और उसको कंट्रोल करती है स्टेट्स। विद द असेंट एंड असिस्टेंस ऑफ द स्टेट उस राइट्स को कंट्रोल किया जाता है। और एरिंग कहते हैं राइट इज़ लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। एरिंग कह रहे हैं कि राइट क्या है, एक लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है। किसी भी ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरेस्ट हो सकता है और उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है लॉ। तो ये एरिंग की डेफिनेशन है। और सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। उनकी वर्डिक्ट है, इन अ स्ट्रिक्ट वे लीगल राइट्स आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज़, वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ ड्यूटी। आगे चलते हैं, सैलमन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं, थोड़ा ब्रीफली है उसने किया है इसमें। राइट इज़ एन इंटरेस्ट। सैलमन क्या कह रहे हैं कि राइट एक इंटरेस्ट है विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द रूल ऑफ राइट्स। इट इज़ एन इंटरेस्ट रिस्पेक्ट टू विच इज़ अ ड्यूटी एंड डिसरिगार्ड ऑफ विच इज़ अ रॉन्ग। तो कोई भी राइट होता है वो कहाँ से राइज होता है, इंटरेस्ट से होता है। और उस इंटरेस्ट के अगेंस्ट एक ड्यूटी होती है, अगर उस ड्यूटी को निभाया ना जाए, अपोजिशन पार्टी उसको नहीं फॉलो करती है या उसको अकॉर्डिंग टू आर राइट्स वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करती है या हमारे राइट्स को ओबे नहीं करती है या उसको डिसरिगार्ड करती है, तो उसको एक रॉन्ग माना जाता है। तो सैलमन ने इसकी 3 एक्सेप्शंस भी दी हैं। एक्सेप्शंस ये दी हैं कि हर एक राइट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। जैसे क्या है 3 एक्सेप्शंस, एक तो है कि नॉट नेसेसरी। फर्स्ट एक्सेप्शंस क्या है कि नॉट नेसेसरी दैट स्टेट शुड ऑलवेज इन्फोर्स ऑल लीगल राइट्स। तो ये ज़रूरी नहीं है कि स्टेट हर एक राइट्स को इन्फोर्स करवा सके। कुछ चीज़ें होती हैं कि हम उस राइट के अगेंस्ट हमें कंपनसेट करना पड़ता है इन अदर टर्म्स, इट मे बी इन मनीटरी टर्म्स, इट मे बी इन पनिशमेंट। तो हर एक राइट को इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। और सेकंड एक्सेप्शन है कि राइट्स recognized by the law but not enforced। राइट इन रिकॉग्नाइज्ड हो सकते हैं, मान लिया जा सकता है कि हाँ हर एक इंसान का ये राइट है और लॉ ने इसको प्रूव किया हुआ है, रिकॉग्नाइज किया हुआ है, बट ज़रूरी नहीं है कि लॉ उसको इन्फोर्स भी करवा सके। अब इन ये एग्जांपल होती है कि इसमें टाइम बार्ड डेट की एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे एक सप्लायर है, सप्लायर ने कुछ चीज़ें किसी को सप्लाई कर दी, वो उसका क्रेडिटर हो गया। अब उस क्रेडिटर को सप्लायर ने टर्म दे दिया, क्रेडिट पीरियड दे दिया 3 महीने का, बट वो क्रेडिटर 3 महीने में उसकी पेमेंट नहीं कर सका, मतलब टाइम बार्ड जो था वो अपने टाइम बार्ड्स नहीं हो सका, उस टाइम के इन बिटवीन उसको पे नहीं कर सका, तो इसमें लॉ उसको इन्फोर्स नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को हम इम्परफेक्ट राइट भी कहते हैं। तो सर्टेन और थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड में क्या है कि सर्टेन लॉज, कुछ लॉज ऐसे हैं, सर्टेन लॉज डू नॉट कॉन्फर राइट ऑफ इन्फोर्समेंट टू दी कोर्ट्स। कुछ लॉ ऐसे भी हैं जहाँ पे हम कोर्ट में उसको लेके नहीं जा सकते। जैसे आप इंटरनेशनल लेवल पे देख सकते हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, है ना, तो वहाँ पे कंट्रीज़ के अपने डिस्प्यूट होते हैं कि वो, बट उन डिस्प्यूट्स को हम अपनी कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। तो ये 3 एक्सेप्शंस हैं, तो ये 3 एक्सेप्शंस आपको याद रखनी है। अब आगे चलते हैं। आगे सैलमन ने इसकी लीगल राइट्स की पांच एलिमेंट्स बताए हैं लीगल राइट्स में। तो क्या है, इसमें एक होता है द पर्सन ऑफ इनहेरेंस। अच्छा, ये 5 पॉइंट्स को मैं आपको क्लियर करने से पहले, कई बार क्या होता है कि कईयों को ये चीज़ कन्फ्यूजन रह जाती है, पढ़ते तो हैं बट फिर भी दिमाग में कन्फ्यूजन रहती है कि यार नहीं ये चीज़ क्या है, पढ़ने के बाद फिर दिमाग काम नहीं करता है। तो मैं आपको समझ आए इससे पहले आपको जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ याद रखना कि जो समझाने से पहले मैं आपको एक उसको अंडरलाइन करूँगा। जैसे पर्सन ऑफ इनहेरेंस क्या है, पर्सन ऑफ इनहेरेंस क्या है, ये है राइट ऑलवेज वेस्टेड इन अ पर्सन, ठीक है। और पर्सन ऑफ इंसिडेंस क्या है, राइट
अवेल अगेंस्ट अ पर्सन, और कंटेंट ऑफ राइट क्या है हमारा, मतलब यू कैन से इट सब्सटेंस, और सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट क्या होता है, कार, लाइक अ कार, जैसे कार एक ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट कहते हैं। मैं समझाऊंगा अच्छे से, आप पहले इसको देख लीजिए। टाइटल किसको कहा जाता है, टाइटल किसी को भी कोई हम ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लो मैंने कुछ परचेज़ किया तो परचेज़ ही का टाइटल है मेरे लिए कि हाँ ये चीज़ मैंने परचेज़ किया। मैंने किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी तो गिफ्ट इज़ अ टाइटल। मैंने अपनी विल पे किसी को प्रॉपर्टी दे दी तो वो मेरी विल हो गई। तो ये पॉइंट्स पहले आप याद कीजिए। पर्सन ऑफ इनहेरेंस क्या है, राइट अवेल, पर्सन ऑफ इनहेरेंस क्या है, राइट इज़ ऑलवेज वेस्टेड इन अ पर्सन, मतलब वेस्टेड इन अ पर्सन। पर्सन ऑफ इंसिडेंस क्या है, अवेल अगेंस्ट अ पर्सन। कंटेंट ऑफ राइट क्या होता है, सब्सटेंस बोला जाता है उसको। सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट को कोई ऑब्जेक्ट बोला जाता है, लाइक अ कार, हमने कुछ कार परचेज़ की है, अब जो कार परचेज़ की है तो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। और टाइटल क्या है कि हाँ जो हमने ट्रांजैक्शन की है, परचेज़ किया है, उसको हम कौन सा टाइटल देंगे, वो मैंने परचेज़ की है, मैंने गिफ्ट की है, कि मैंने विल की है। तो ये एलिमेंट्स हैं, इसको आप ऐसे याद करोगे तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको आपको वैसे ही याद आ जाएगा। तो फिर भी हम पढ़ते हैं। पर्सन ऑफ इनहेरेंस क्या है कि लीगल राइट इज़ ऑलवेज वेस्टेड इन अ पर्सन। कोई भी जो राइट होता है, लीगल राइट, वो हमेशा किसी भी पर्सन में वेस्टेड होता है, मतलब उसके अंदर ही होता है। हु मे बी डिस्टिंग्विश एज अ सब्जेक्ट ऑफ राइट। अ पर्सन इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ राइट। तो सब्जेक्ट मीन्स अ पर्सन इन whom a right is vested and without subject there is no right। तो सब्जेक्ट किसको क्या है, सब्जेक्ट ऑफ राइट में पर्सन ऑफ राइट, जिसके पास राइट होता है, तो पर्सन ऑफ राइट। तो ये हो गया पर्सन ऑफ इनहेरेंस। और पर्सन ऑफ इंसिडेंस, इट अवेल्स, इस राइट को अवेल किया जाता है। और इनहेरेंस में राइट क्या होता है, वेस्टेड, हम खुद करते हैं, हम एक राइट लेना चाहते हैं, हम लेना जानते हैं और हम लेते हैं जाके, उसको बोलते हैं इनहेरेंस। और पर्सन ऑफ इंसिडेंस में क्या होता है कि हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज़ टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से हमें ये चीज़ करके दे, अगर वो नहीं करता है तो वो उसकी रॉन्ग माना जाता है। तो इसको हो गया पर्सन ऑफ इंसिडेंस, ये अवेल किया जाता है सामने वाले से। इट अवेल्स अगेंस्ट अ पर्सन अपॉन हुम लाइज द कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी। एज़ पर टर्म्स एंड कंडीशन हमने इसके ऊपर ड्यूटीज़ कॉरस्पॉन्डेंट कर रखी हैं, ऑब्लिगेशन बना रखी है उसको कि ये चीज़ उसको हमें करके देनी है, तो उसको वो चीज़ करके ही देनी है। तो इस चीज़ को कहते हैं पर्सन ऑफ इंसिडेंस। कंटेंट्स ऑफ द राइट, मतलब कोई एग्रीमेंट होता है, कुछ हमारे दो पार्टीज़ के बीच में होता है, तो उसका क्या कंटेंट है, उसमें क्या रूल्स हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिसको हम सब्सटेंस भी बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कंटेंट ऑफ द राइट। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राइट क्या है, इट इज़ द समथिंग टू विच द एक्ट और मिशन रिलेट्स, दैट is the thing over which right is exercised, which is called the object और subject matter of the right। तो subject matter of क्या है कि हाँ हम कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, किस चीज़ को लेके एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसका सब्सटेंस क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, उस चीज़ किस चीज़ के बारे में हम ये एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो हमने कार परचेज़ की, तो कार इज़ अ ऑब्जेक्ट, कार इट मे बी ऑब्जेक्ट, यू कैन से इट, और इट मे बी ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट। तो ये हमारा सब्जेक्ट मैटर है कार। तो टाइटल ऑफ द राइट क्या है, टाइटल ऑफ द राइट क्या है कि हाँ वो जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, ये किस बेसिस पे, ये क्या सोच के, इसके पीछे हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं क्या सोच है, मैं परचेज़ कर रहा हूँ कि मैं गिफ्ट कर रहा हूँ कि मैं विल कर रहा हूँ, तो ऑन दैट बेसिस वो एग्रीमेंट बनता है। तो उस एग्रीमेंट को एक टाइटल दिया जाता है कि नहीं ये चीज़ परचेज़ की है, नहीं ये चीज़ गिफ्ट की है, नहीं ये चीज़ विल पे है, तो ये टाइटल होता है। तो आपको होप्स हो कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे थ्योरीज़ ऑफ लीगल राइट। तो थ्योरीज़ ऑफ लीगल राइट में क्या है, प्रोटेक्शन थ्योरी ऑफ राइट्स हैं, विल थ्योरी ऑफ राइट है, और इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ राइट है। और प्रोटेक्शन थ्योरी ऑफ राइट में क्या है, ये क्वाइट सिमिलर टू दी सेलमंड डेफिनेशन। और इसमें जो एक्सेप्शन सेलमंड ने दे रखी हैं वही 3 एक्सेप्शंस हैं, तो इसमें पढ़ाने की इतनी ज़रूरत नहीं है मुझे आपको। तो प्रोटेक्शन थ्योरी ऑफ राइट्स में क्या है कि सोर्सेज ऑफ ऑल लीगल राइट्स, प्रोटेक्शन थ्योरी क्या बोलती है कि सोर्सेज ऑफ ऑल लीगल राइट इज़ लॉ, मतलब लीगल राइट्स का जो सोर्स है वो लॉ ही है। इट इज़ द ओनली लॉ विच क्रिएट्स, प्रोजेक्ट्स एंड रिकॉग्नाइज द राइट्स सो क्रिएटेड। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लीगल राइट इज़ इट्स रिकॉग्निशन,
by the legal system and enforced by legal process. However, this theory is subject to certain qualifications. तो इसमें क्या बोला है कि जो लीगल राइट्स का जो सोर्स है बेसिकली वो लॉ है. लॉ ही सब कुछ क्रिएट करता है, रिकॉग्नाइज करता है. और इसमें 2 थिंग्स बोली हैं उसने कि वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लीगल राइट इज़ क्या है कि पहले लॉ उसको रिकॉग्नाइज करता है. कैसे करता है? अपने लीगल सिस्टम के थ्रू. फिर उस राइट्स को इन्फोर्स होता है बाय लीगल प्रोसेस. ठीक है, तो ये प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ राइट्स में बोला गया है. तो इसके एक्सेप्शंस हैं, तीन एक्सेप्शंस हमने पहले भी पढ़ी थी कि ये कहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता है. इन केस ऑफ वेयर स्टेट खुद कह देती है कि नॉट नेसेसरी, वहाँ जहाँ पे स्टेट खुद कह देती है कि नॉट नेसेसरी दैट स्टेट शुड ऑलवेज इन्फोर्स ऑल लीगल राइट्स. और सेकंड है राइट्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ बट नॉट एनफोर्स्ड like time barred debt. And third one is कि certain laws which do not confer right of enforcement to the courts in international law. तो ये प्रोटेक्शन थ्योरी ऑफ राइट्स था. अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं हम विल थ्योरी ऑफ राइट. तो विल थ्योरी में क्या कहा गया है बहुत अच्छे से समझना आप इसको, क्योंकि विल थ्योरी और इंटरेस्ट थ्योरी में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है हमेशा. तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. तो एक्चुअली विल थ्योरी में क्या बोला गया है कि विल थ्योरी बोलती है कि राइट देयरफॉर आर इनहेरेंट एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन विल. तो जो राइट होते हैं कि एक ह्यूमन विल जो एक इंसान के अंदर हमेशा रहती है. ह्यूमन विल हर एक इंसान के अंदर है, कुछ करने का इरादा हर एक इंसान का होता है. तो ह्यूमन विल इनहेरेंट होती है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर हमेशा. तो ये कहीं से लानी नहीं पड़ती. हमेशा कुछ करने का, कुछ बताने का, कुछ एक्सप्रेस करने का या कुछ असर्ट करने का हमारा पर्पस रहता है हर एक इंसान का. हर एक इंसान की अपनी सोच है, अपनी सिस्टम है, तो वो उस चीज़ को एक्सप्रेस करता है उस तरीके से. तो राइट वहाँ से ही एराइज होते हैं. बट कुछ राइट्स को फॉलो किया जाता है, कुछ राइट को फॉलो नहीं किया जाता. तो आगे पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं. राइट्स देयरफॉर आर इनहेरेंट एट्रीब्यूट ऑफ ए ह्यूमन विल. द राइट्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ असर्शन इज़ द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम. किसी इंसान को हक है खुद को सेल्फ एक्सप्रेस करने का और सेल्फ असर्ट करने का, ये दावा करने का कि हाँ वो चीज़ ये जानता है और ये चीज़ सही है. तो सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ असर्शन is important for the individual freedom which is inseparable of man and its individuality. ये हमेशा इंसान के अंदर ही होती है, उसकी प्रवृत्ति है कि उसको बताना है. तो राइट्स आर सपोर्टेड टू बी ड्राइव फ्रॉम द इंट्रिंसिक एंड इनवायबल ह्यूमन विल. तो राइट्स क्या हैं, कहाँ से ड्राइव किया जाता है? इंट्रिंसिक, अंदर से उभरते हैं, आते हैं. और इनवायबल ह्यूमन विल होती है. इनवायबल ह्यूमन विल, इनवायबल मतलब कि प्योर एक अच्छी सोच होती है उसके पीछे. जब इंसान सोचता है कि नहीं मेरे को ये चीज़ इंपॉर्टेंट है लाइफ में, काफ़ी कुछ सोच के ही इंसान डिसाइड करता है. तो ये एक इंट्रिंसिक विल होती है, ह्यूमन विल होती है, विच इज़ एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट. और ये चीज़ ज़रूरी भी है, डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड हिज लिबर्टी. एक तो डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है और लिबर्टी के लिए, उसकी लिबर्टी है, उसकी आज़ादी है. किस चीज़ के अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द स्टेट. तो हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा दे इंसान पे, या फिर इंडिविजुअल्स की तरफ से कुछ ऐसे रॉन्गफुल एक्ट हो जाएं, तो उनके अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्ट मतलब मनमाने बिहेव के अगेंस्ट लड़ने के लिए ह्यूमन विल काम करती है. तो उसके अगेंस्ट राइट्स होने ज़रूरी हैं. तो बेसिकली क्या है कि ह्यूमन जो विल थ्योरी है, एक वो ह्यूमन नेचर इट्स लाइक अ नेचुरल राइट की तरफ इशारा करती है. तो विल थ्योरी वाज एक्सटेंडेड टू दी डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल राइट्स विच डिक्लेयर्ड दैट देयर were certain spheres of personal life with which the state could not legally interfere. तो एक नेचुरल राइट की तरफ इशारा कर रहा है कि नेचुरल राइट की तरह देखा गया है कि हर एक इंसान का राइट है, उसी को हम विल थ्योरी मान सकते हैं. सपोर्टर ऑफ विल थ्योरी lay more stress on the fact that human will has played a great role. There can be no right without will, or there is no will where there is no will there is no right at all. तो सपोर्टर्स जो हैं इस थ्योरी के, वो ये कहते हैं कि जो वहाँ राइट नहीं हो सकता जहाँ पे विल ना हो, और
जहाँ पे विल नहीं है वहाँ पे कोई राइट नहीं पैदा हो सकता। तो ये सपोर्टर्स का कहना है, बट इसको कईयों ने क्रिटिसाइज़ भी किया है। डगेट्स इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं दैट विल इज़ नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट इन लॉ और इन द राइट विच फ्लोज फ्रॉम इट। तो डगेट्स क्या कहते हैं कि विल एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं माना जा सकता। वो क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि द बेसिस ऑफ लॉ इज़ नॉट सब्जेक्टिव। लॉ को हम सब्जेक्टिव तरीके से नहीं सोच सकते, बट द रियल बेसिस ऑफ लॉ लाइज ओनली इन द ऑब्जेक्टिव फैक्ट ऑफ सोशल सॉलिडारिटी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझेंगे, हम ये मैं समझाता हूँ आपको। इसमें क्या है कि विल थ्योरी जो है ना, नेचुरली क्या है कि वो एक ये बता रहा है नेचुरल राइट है, हर एक बंदा चाहता है ये हो जाए वो हो जाए। तो हम हर एक विल को आगे फॉलो नहीं किया जा सकता। हम सब्जेक्टिव मतलब हर एक बंदे की अपनी ओपिनियंस हैं, अपनी सोच है। तो हर एक बंदे की ओपिनियन को नहीं लेके जा सकते। एक पर्सनली देखा जाए, मेरी ओपिनियन कुछ और हो सकती है एक ही चीज़ के ऊपर, तो आपकी ओपिनियन उससे डिफरेंट हो सकती है। तो आपकी और मेरी ओपिनियन में डिफरेंस आ गया, तो इसको हम सब्जेक्टिव वे से नहीं ले सकते। मतलब हर एक की ओपिनियन है तो उसको हम एक राइट बना दें तो हमको उसको ऐसे फॉलो नहीं कर सकते। हम उसके पीछे ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि अगर ये चीज़ हम करते हैं तो उसमें सोसाइटी की रिलेशन कितना, सॉलिडारिटी कितनी बिल्टअप होती है और सोसाइटी का कॉमन कंसेंट कितना है इसमें। अगर सोसाइटी इसको फॉलो करती है, सोसाइटी इसको कॉमनली एक्सेप्ट करती है, तो उस बेसिस पे हम राइट बनता है। मतलब विल जो है वो सब्जेक्टिव बेसिस पे नहीं हो सकती, वो एक ऑब्जेक्टिव बेसिस पे हो सकती है। देयर इज़ ओवर एम्फेसिस ऑन द राइट ऑफ इंडिविजुअल रादर देन इट्स ऑब्लिगेशन। और इसमें डगेट्स ने क्या कहा है कि ये जो ओवर एम्फेसिस किया हुआ है राइट, इंडिविजुअल के राइट के ऊपर, ठीक है, और रादर देन इट्स ऑब्लिगेशन। तो आप समझ गए होंगे विल थ्योरी, मैंने काफ़ी डिटेल में समझा दिया, होप सो आपको समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स। देयर आर सम ज्यूरिस्ट हु सेज दैट फंडामेंटल बेसिस ऑफ राइट इज़ एन इंटरेस्ट एंड नॉट विल। तो कुछ ज्यूरिस्ट ऐसे हैं जो इस थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं और सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि विल जो है वो राइट नहीं बनाती है, कि आदमी का इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट से ही आगे राइट बनता है। तो दैट अ पर्सन में नॉट हैव अ विल बट स्टिल ही हैज़ अ राइट। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनके पास विल नहीं है बट उनका फिर भी राइट बनता है। जैसे एक दिन का बच्चा हो गया, कोई इरेशनल इडियट हो गया, या फिर कोई कॉर्पोरेट सोल होगी, कॉर्पोरेशन हो गई, तो इन सब की विल नहीं होती बट इनके राइट्स हैं। तो ये इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ राइट कहती है। मतलब इसने इंटरेस्ट पे फोकस किया हुआ है। आगे लीगल राइट्स की क्लासिफिकेशन करेंगे हम। लीगल राइट्स में है परफेक्ट राइट एंड इम्परफेक्ट राइट, राइट्स इन रैम और राइट्स इन पर्सोनम, प्रोप्राइटरी एंड पर्सनल राइट, और इनहेरिटेबल और अनइनहेरिटेबल राइट्स। तो देखते हैं परफेक्ट राइट और इम्परफेक्ट राइट। राइट में भी परफेक्ट और इम्परफेक्ट। राइट परफेक्ट भी हो सकता है, राइट इम्परफेक्ट भी हो सकता है। अ परफेक्ट राइट इज़ वन, परफेक्ट राइट कौन सा है, विच कॉरस्पॉन्ड्स टू अ परफेक्ट ड्यूटी, जिसके अगेंस्ट एक ऑब्लिगेशन, परफेक्ट ऑब्लिगेशन बन सकती है, जिसके अगेंस्ट हम कोर्ट में जाके उसको रिकॉग्नाइज्ड और इन्फोर्स करवा सकते हैं। रिकॉग्नाइज तो होता ही है बट उसको हम इन्फोर्स करवा सकते हैं। जो राइट्स इन्फोर्स हो सकते हैं, कोर्ट में लेके जाया जा सकता है, जिसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, तो वो ही हमारे परफेक्ट राइट्स हो गए। तो उसी को हम परफेक्ट ड्यूटी भी बोल सकते हैं। तो अ ड्यूटी इज़ परफेक्ट व्हेन इट इज़ नॉट ओनली रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ बट इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट। तो ड्यूटी क्या हो गई कि जिसको हम रिकॉग्नाइज तो होती है ड्यूटी की, हाँ ये ऑब्लिगेशंस हैं आपकी, बट उस ऑब्लिगेशंस के अगेंस्ट अगर कोई उसको डिसरिगार्ड करता है या ओबे नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट हम कोर्ट में जा सकें, तो ये एक परफेक्ट ड्यूटी की कंडीशन है। तो ये हो गया आपका परफेक्ट राइट। और इम्परफेक्ट राइट्स आर रिकॉग्नाइज बट नॉट एनफोर्स्ड। कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो रिकॉग्नाइज होते हैं, लॉ में हैं कि आपका ये राइट है, बट वहाँ पे हम कई बार लॉ या स्टेट उसको इन्फोर्स करवाने में नाकामयाब रह जाती है, तो इस चीज़ को कहते हैं इम्परफेक्ट। द टर्म इन्फोर्सेबल, और इन्फोर्स मतलब कि लॉ किसी राइट को इन्फोर्स करने का मतलब क्या है, इन्फोर्सेबल मतलब क्या है, मीन्स दैट अ पर्सन मे कंपेल अदर्स। इन्फोर्स मत करवाना मतलब किसी को हम कंपेल कर सकें इन रिस्पेक्ट ऑफ इन आर इंटरेस्ट, हम अपने इंटरेस्ट के लिए किसी को इन्फोर्स कर सकें कि आपकी ये ऑब्लिगेशन है, इन टर्म्स एंड कंडीशन आपने ये लिखा है कि आपको हमें ये चीज़ करके देनी है, तो ये कंपेल। अगर वो नहीं करता है तो हम उसको कोर्ट में स्यू कर सकते हैं, उसको कोर्ट में लेके जा सकते हैं। तो ये
इन्फोर्सेबल मतलब हो गया। ए लीगल राइट मस्ट बी रिकोगनाइज बट इट इज़ नॉट नेसेसरी इन्फोर्सेबल। और लीगल राइट्स और ड्यूटीज़ कुछ भी हो, कुछ ऐसे लीगल राइट्स होते हैं कहते हैं कि जो रिकोगनाइज होते हैं बट दे आर नॉट इन्फोर्सेबल एंड इट इज़ कॉल्ड इनपरफेक्ट। और इन्हीं राइट्स को हम इनपरफेक्ट राइट कहते हैं। जैसे टाइम बार डेट हमने पढ़ा था, क्लेम अगेंस्ट अ फॉरेन सोवरेनर, तो ये हम इम्परफेक्ट में काउंट करेंगे। अब आगे देखते हैं राइट इन रैम और राइट इन पर्सोनम। राइट इन रैम इज़ अ राइट विच इज़ अवेलेबल अगेंस्ट द होल रेल्म। होल रेल्म मतलब वर्ल्ड, सब लोगों के अगेंस्ट वो राइट होता है, सबके लिए मतलब सब के लिए वो कंडीशन एक टर्म अप्लाई होती है, तो वो सबको फॉलो करनी होती है। मान लीजिए मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली, अब मैं मेरी प्रॉपर्टी में कोई भी नहीं घुस सकता है, कोई भी पर्सन, द होल वर्ल्ड, तो वो क्या है, राइट इन रैम है। मीन्स टू से अगेंस्ट ऑल पर्सन्स इन स्टेट, वो राइट सब के अगेंस्ट होता है, सब ऑल पर्सन्स के, स्टेट में जितने भी हैं, मतलब जितने भी लोग हैं उनके अगेंस्ट वो राइट है। ऑन द अदर हैंड राइट इन पर्सोनम क्या होता है, ये सिर्फ पर्टिकुलरली अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक पर्सन के अगेंस्ट हो गया। मान लीजिए मैंने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई एग्रीमेंट किया, तो वो एग्रीमेंट जिस पर्सन के अगेंस्ट है, तो वो मेरा राइट उस पर्सन के अगेंस्ट जो मेरा राइट है, तो वो उसी पर्सन के अगेंस्ट होगा। मैं किसी और को स्यू या किसी को और को नहीं बोल सकता। ए राइट इन रैम कॉरस्पॉन्ड्स टू ए ड्यूटी इम्पोज्ड अपॉन ए पर्सन। तो राइट इन रैम क्या है कि ये एक ड्यूटी इम्पोज करता है सामने वाले के ऊपर। और राइट इन पर्सोनम क्या है, कॉरस्पॉन्ड्स टू ड्यूटी इम्पोज्ड अपॉन पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के राइट इन पर्सोनम क्या करता है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए होता है। और राइट इन रैम फॉर ऑल पर्सन्स होता है। और मैंने समझाया था, जैसे राइट ऑफ ऑनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी इज़ वन विच अवेल्स अगेंस्ट द वर्ल्ड, एवरी वन एल्स इज अंडर अ ड्यूटी नॉट टू इंटरफेयर विद द ऑनर्स यूज एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, हैंस इट इज़ अ राइट इन रैम। तो राइट इन रैम है कि मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, तो मैं उस वहाँ पे मेरा हक है, उसमें कोई प्रॉपर्टी में घुस नहीं सकता, चाहे वो कोई भी एनी पर्सन, तो उसको राइट इन रैम बोलते हैं। राइट टू रिटर्न अ डेट, कि आपने किसी को पैसा दिया, तो उस पैसे को लेने के लिए आप एक पर्टिकुलर पर्सन से डिमांड कर सकते हैं, उसको स्यू कर सकते हैं, तो वो आपका राइट इन पर्सोनम हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया प्रोप्राइटरी राइट एंड पर्सनल राइट। प्रोप्राइटरी राइट कॉन्स्टिट्यूट इट्स स्टेट हिज एसेट्स एंड हिज प्रॉपर्टीज़ इन वन ऑफ द मैनी सेंस। मतलब प्रोप्राइटरी राइट और पर्सनल राइट में क्या है कि प्रोप्राइटरी राइट होता है कि ये मैनी सेंसेस में है, मतलब किस चीज़ का राइट मांगते हैं। प्रोप्राइटरी राइट मतलब प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो गया, किसी एसेट्स के रिगार्डिंग हो गया, सेंस एस्टेट के रिगार्डिंग हो गया, मतलब कोई चीज़ आपको प्रॉपर्टी रखने का हक है, आपको ये एसेट रखने का हक है, तो इसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी राइट। और प्रोप्राइटरी राइट क्या होता है कि ऑन द अदर हैंड पर्सनल राइट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट स्टेटस और पर्सनल कंडीशंस। और जो पर्सनल राइट होता है वो अपने ही पर्सनल थॉट्स को लेके होता है कि आपकी क्या मेंटालिटी है, आपकी पर्सनल कंडीशन क्या चल रही है, आप अपना स्टेटस किस चीज़ में मानते हैं। तो आपको अपने स्टेटस को लेके एक पर्सनल राइट होता है कि नहीं, ये मेरा हक है, या फिर मुझे ऐसे अपना स्टेटस मेंटेन करना है, तो वो मेरा हक है, आप उसके लिए लड़ सकते हैं। तो ये हो गया पर्सनल राइट। पर्सनल राइट्स हैव नो इकोनॉमिक वैल्यू। पर्सनल राइट की कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मॉनेटरी टर्म्स नहीं है। दे रिलेट्स टू रेपुटेशन और स्टेटस। ये जस्ट एक अपने रेपुटेशन के लिए, अपने स्टेटस के लिए, अपने हक के लिए लड़ते हैं कि हाँ आप इंसान हो, तो आप एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग आपको ये चीज़ हक है, आप कोर्ट में जा सकें। लाइक राइट ऑफ फ्रीडम, आपको फ्रीडम है, राइट ऑफ फ्रीडम और राइट ऑफ फ्रीडम टू गेट सिटीजनशिप। तो ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जो आपको रेपुटेशन और स्टेटस में काउंट होते हैं। प्रोप्राइटरी राइट्स जो होते हैं वो दे हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड ज्यूडिशियल सिग्निफिकेंस, लाइक राइट्स टू लैंड, राइट अगेंस्ट डेट। और क्या है कि आपको प्रॉपर्टी रखने का है, आपको किसी से पैसा लेना तो उसके अगेंस्ट पैसा लेने का हक है, तो इसको हम प्रोप्राइटरी राइट बोलते हैं। ये इकोनॉमिक वैल्यूज़ में, मॉनेटरी टर्म्स में होता है। प्रोप्राइटरी राइट्स आर एलिनेबल एंड पर्सनल राइट्स आर इनएलिनेबल। जो प्रोप्राइटरी राइट्स होते हैं वो एलिनेबल होते हैं, आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट पर्सनल राइट्स नहीं होते हैं ऐसे। बट मोस्ट ऑफ केसेस ऐसा भी नहीं होता है। तो प्रोप्राइटरी राइट्स आर इनहेरिटेबल एंड पर्सनल राइट्स आर अनइनहेरिटेबल। पर्सनल राइट्स टाई विद द पर्सन कंसर्न्ड, हाउएवर सम पर्सनल राइट्स हेरिटरी टाइटल्स आर
हेरिटेबल। तो हेरिटेबल और अनइनहेरिटेबल क्या हो गया कि हेरिटेबल जो हम आगे पुश्तैनी आगे फॉरवर्ड कर सके किसी को, तो वो प्रोप्राइटरी राइट हो गए, और अनप्रोप्राइटरी अनइनहेरिटेबल राइट्स हो गए पर्सनल राइट्स। तो ऐसा भी नहीं है, पर्सनल राइट्स भी इनहेरेंट होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, आपके नाम का टाइटल, मान लीजिए कोई कास्ट है तो उस कास्ट आगे उनके आगे जो नेक्स्ट जनरेशन होते हैं तो उसको वो टाइटल मिलता है, तो वो एक इनहेरेंटेंस का साइन है। तो मीनिंग ऑफ इनहेरिटेबल इज़ अ राइट, इज़ अ इनहेरिटेबल इफ़ it survives the owner, right is uninheritable if he dies with the owner। तो ये हो गया आपका proprietary right and personal right। तो right in repropria आ गया और right in realinea देखते हैं। both are the classifications of the proprietary right। ये जो repropria है और right in realinea है, ये क्या है, proprietary rights पे based है। मतलब ये किसी प्रॉपर्टी को लेने के हक के हिसाब से बात की गई इसमें। अकॉर्डिंग टू सैलमन, राइट इज़ रीअलिनिया और एनकम्ब्रेंस is one which limits or derogate from some more general rights belong to some other person। जब हम राइट इन रीअलिनिया किसको बोलते हैं, जब किसी और पर्सन जिसकी ऑनरशिप है किसी प्रॉपर्टी पे और उस ऑनरशिप पे हमारा भी राइट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं राइट इन रीअलिनिया। तो वो राइट कैसे हो सकता है, वो राइट हमने हो सकता है उससे प्रॉपर्टी कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए ली हो, या फिर उसको लीज पे ले रखा हो, या फिर हमने उस प्रॉपर्टी पे लोन लिया था तो वो उस प्रॉपर्टी को हमने मॉर्टगेज करवा रखा है एज अ सिक्योरिटी इन द बैंक। तो ये इन दैट केसेस राइट इन रीअलिनिया अप्लाई होता है। और अदर केसेस जो होते हैं वो राइट इन रीअप्रोप्रिया होता है। रीअप्रोप्रिया मतलब जहाँ पे टोटली ऑनरशिप होती है, एब्सोल्यूट ऑनरशिप होती है। तो गाइज़ ये आपका टॉपिक रीअप्रोप्रिया और रीअलिनिया। तो होप आपको समझ आया होगा। तो थैंक्स। और मेरे चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास सारी वीडियोस पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच।